नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तमाम खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं और आपको अच्छी खबर बता दें, बिहार में तीसरे और आखिरी दौर का मतदान लगातार जारी है। बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और 9:30 बजे तक, यानी कि अब से आधे घंटे पहले तक का जो रिकॉर्ड मतदान है वो बताता है 7.5% से ज्यादा। और अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो यकीनन पहले और दूसरे चरण में जो पोलिंग हुई थी उसके मुकाबले आज की पोलिंग ज्यादा हो सकती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आज ज्यादातर जिन इलाकों में पोलिंग होनी है, आपको बता दें कि वहां पर जाति के हिसाब से अगर हम देखें तो मुस्लिम फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। इसी वजह से शायद तमाम उम्मीदवारों की ओर से उनको अपने पलड़े में लाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ मिथिलांचल के कुछ हिस्से हैं जहां पर ब्राह्मण मतदाता ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ सहरसा, सुपौल, ये इलाके जो यादव बहुल बेल्ट है। लेकिन जिससे भी बात करो वो यही कह रहा है, जो मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है वो यही कह रहा है कि विकास को ज़हन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम इस बार वोट कर रहे हैं। तो अब की बार किसका बिहार, कौन बिहारी, सब पर भारी, सभी के ज़हन में यही सवाल बना हुआ है। और यकीनन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीर और ज्यादा साफ होती हुई चली जाएगी। बिहार में तीसरे दौर की वोटिंग लगातार जारी है। एक तरफ महागठबंधन के अपने दावे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मैं चाहूंगी फुल फ्रेम यह आंकड़ा दिखाया जाए जिसके जरिए हम बता सकते हैं कि तीसरे चरण में कहां कितने फीसदी अब तक मतदान हो चुका है। मुजफ्फरपुर में आप देख पा रहे हैं कि तकरीबन 7.5%, पश्चिमी चंपारण में 7.73%, वहीं समस्तीपुर में 7.32%, वैशाली की भी तस्वीर आपके सामने है। और यकीनन अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे आने वाले वक्त में, यानी कि अगले 2 से 3 घंटों में जो मतदान का प्रतिशत है वो बहुत कुछ अपने आप में बयां करने के लिए काफी होगा। 15 जिलों की ये 78 सीटें, जिसमें 65 सामान्य सीटें हैं, 13 आरक्षित सीटें हैं, 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। और ये अलग अलग 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बढ़ चढ़कर जो बुजुर्ग महिला मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं। दिव्यांग भी किस तरह से पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। युवाओं की तादाद हालांकि पिछले पहले और दूसरे चरण में उस तरह की हमने नहीं देखी, लेकिन उम्मीद यही कि आज जिन जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है वहां पर युवा बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे और अगले 5 सालों के लिए अपने भविष्य का निर्धारण करेंगे। लेकिन जो 2 लड़के इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, आज के इस तीसरे दौर के आखिरी चरण के मतदान को लेकर 31 साल के तेजस्वी यादव और 36 साल के चिराग पासवान की ओर से क्या दावा किया गया है, किस तरह की अपील की गई है, बदलाव की किस तरह से बात रखी गई है, जरा सुनिए। हाँ, देखिए, मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि मत का प्रयोग करें, सब लोग घर से निकलें और वोटिंग करें, लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बने। और आप जानते हैं कि बिहार जो है अपने भविष्य को लेकर के फैसला लेने का काम करेगी। और जहाँ तक पहले 2 चरणों की बात अगर कहें तो 2 चरण जो है लगभग एक पक्ष मतदान हुआ है, लगभग हम लोगों को 2/3 की ओर जो है बिहार अब तीसरे फेज में बढ़ रहा है। जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। मुझे लगता है तमाम इन विषयों को ध्यान में रखते हुए बिहार की जनता मतदान करेगी। बस ये आग्रह इतना ज़रूर करता हूं कि ज़रूर निकलें, घर से बाहर जाएं, मतदान करें, आपका अधिकार है, मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। और यही मौका है कि बिहार के अगले 5 साल को हम लोग बेहतर बना सकते हैं, पिछले 15 सालों से बेहतर बना सकते हैं। जिन 78 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव 46 सीटों पर चुनावी मैदान में उनकी पार्टी है, जबकि 42 सीटों पर एलजेपी है। और दोनों को आप सुन रहे थे, दोनों के मुखिया किस तरह से अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए। लेकिन प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया वो भी चुनावी मैदान में है। मुख्यमंत्री पद की दावेदार खुद ही उनकी ओर से घोषित कर दिया गया। उनकी ओर से आज के इस आखिरी चरण के मतदान को लेकर क्या कुछ कहा गया है, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। सुनिए। बिहार को बदलना है और बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हर समुदाय का, हर मजहब के लोगों का, सब अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग थक गए हैं, लोगों को अब इन लोगों से मुक्ति चाहिए और इस बार लालू जी और नीतीश जी से मुक्ति पाएंगे। इनको सिर्फ इस वजह से मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये किसी खास परिवार में पैदा हुए। कोई दिक्कत नहीं है राजनीति करने में, संघर्ष करे, पढ़ाई लिखाई पूरी करे, सीखे कि कैसे नीतियां बनाएंगे। सिर्फ बकैती करने से तो राज्य नहीं चलेगा और भाषण देने से तो राज्य नहीं चलेगा। वो तो सिर्फ उसी दिन तक जिस दिन तक चुनाव है, पर उसके बाद जो 5 साल हैं, 5 वर्ष हैं, उसमें वहां पे बैठ के आप क्या करेंगे? आपको कुछ तो आना भी चाहिए और अपनी पार्टी बनाएं, सब कुछ छोड़ें, अपनी पार्टी बनाएं, सब कुछ स्क्रैच से शुरू करें
परिवारवाद को खत्म करने की जरूरत है। मैं तो आपको कहूंगी कि संविधान में अब नियम बनाने की जरूरत है। क्या 8 मार्च से पहले ये सारी बातें हुई थी? नहीं हुई थी। ये सारी बातें हमने पहले शुरू की करना और उसके बाद इन लोगों ने दे फॉलो द स्वीट, वही हुआ। तो नहीं फर्क पड़ता इनको। और अभी बात करके क्या होना है? जो इतना वक्त आपको दिया, आप 2 साल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, नीतीश जी 15 साल थे, उससे पहले 15 साल इनके पिताजी थे, तो ऐसा मतलब कुछ तो हुआ नहीं। लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि ये सब चुनाव के वक्त में होता है, लोग कुछ भी कहते हैं और इसकी वजह से इन्होंने इतना स्तर गिरा दिया है चीजों का कि जब हम सही भी कहते हैं तो अब लोगों को विश्वास नहीं होता। युवा उम्मीदवारों की भरमार है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लगातार प्लूरल्स पार्टी की मुखिया हमला करती हुई नीतीश कुमार पर। वैसे आपको ये भी बताते चले कि दिलचस्प है ये चुनाव और इन सब के बीच काले रंग के कपड़े में पुष्पम प्रिया को आप देख रहे थे। वैसे तो शनिवार का आज दिन है, जो लोग ज्योतिष पे भरोसा करते हैं वो शनिवार को ही काले कपड़े पहनते हैं, लेकिन प्लूरल्स पार्टी की मुखिया हमेशा लगभग आपको 90% जब आपने बिहार चुनावों के दौरान देखा हो वो काले रंग के कपड़े और काले रंग के मास्क में आपको दिखाई दी हैं। लेकिन अब की बार किसका बिहार? इसी सवाल के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले अपने रिपोर्टर्स का हम ग्राउंड जीरो पर रुख करेंगे। सहरसा से रोहित हमारे साथ मौजूद हैं और दरभंगा से कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रोहित, आपका रुख करते हुए, सहरसा में आपकी मौजूदगी है, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको जेहन में रखते हुए मतदाता मतदान के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और यहां पर महत्वपूर्ण मुकाबला, टक्कर किन किन उम्मीदवारों के बीच देखने को मिल रही है? देखिए चित्रा, इस वक्त मैं एक आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ सहरसा में और यहाँ से अगर पहले मुद्दों की अगर बात करें तो पहली बार बिहार की राजनीति में ऐसा देखने को मिला है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। हर बार जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में लोग जाति के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन पहली बार तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा सेट किया और उस एजेंडे पे वो कायम रहे। लगातार लोग उनके खिलाफ जंगल राज के आरोप लगाते रहे और भी 2 युवराज की सरकार कहते रहे। लगातार तरह तरह से तेजस्वी यादव पे जो हमले बोले गए, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल से हिले नहीं। उन्होंने बोला कि बेरोजगारी एक मुद्दा है और वो मुद्दा जो है कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्ट भी किया है और उसको भी जहन में रख के लोग जो है वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हो या फिर नीतीश कुमार हो, उन लोगों ने विकास का मुद्दा उठाया है, लोगों को जंगल राज की भी याद दिलाई है। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि क्या जो बिहार के मतदाता हैं वो किन मुद्दों से जो है अपने आप को जोड़ते हैं और वोट करते हैं। लेकिन बहरहाल इस आदर्श मतदान केंद्र पर आप देखिए लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं मतदाता, और उनके लिए कोरोना काल में इंतजाम भी जो देखिए किस तरीके से किए गए हैं। मतदाताओं को यहाँ पे ग्लव्स पहनाया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, उनके बॉडी का टेम्परेचर भी जो है लिया जा रहा है। तो कोरोना काल में कोशिश ये हो रही है कि सुरक्षित तरीके से जो है वो मतदान हो। हालांकि 2 गज की दूरी का थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं यहाँ पालन नहीं हो रहा है, लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। लेकिन कैंडिडेट्स की बात करें तो आरजेडी से सहरसा के उम्मीदवार हैं बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, वो इस बार यहाँ से चुनावी मैदान में हैं और उन्हें टक्कर दे रहे हैं आलोक रंजन जो कि बीजेपी से हैं। और साथ ही एक जानकारी और दूंगा, सहरसा से साथ ही में मधेपुरा जो एक है विधानसभा, वहां से पप्पू यादव जो है वो भी चुनावी मैदान में है, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये जो कोसी का पूरा बेल्ट है जहाँ पे यादवों के साथ मुस्लिम की भी आबादी है, किस तरीके से जो है ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन होता है वो वोट को प्रभावित करता है, किसके पक्ष में जाता है और किसे नाखुश करेगा, ये तो अब 10 तारीख को ही पता चलेगा। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी रोहित आपने दी है। आपको बता दें कि सहरसा की 4 सीटों पर विधानसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं आखिरी चरण के इस दौर में। मधेपुरा का भी जिक्र किया, ये दोनों वो इलाके हैं यादव बहुल जो माने जाते हैं, वहां पर भी 4 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। लेकिन अब आपको सीधे दरभंगा लिए चलते हैं जहां की 5 सीटों पर मतदान आज सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है। कुमार अभिषेक वहां से जुड़े हुए हैं। कुमार, आपने पुष्पम प्रिया से भी बातचीत की है अपनी जीत के दावे करते हुए और ये कहते हुए कि हमने तो चुनाव का पूरा एजेंडा चेंज कर दिया है। लेकिन जिस पोलिंग बूथ पर आपकी मौजूदगी है वो मुद्दे कौन से हैं जिनको जेहन में रखकर वोटिंग के लिए पहुंच रही है जनता? देखिए चित्रा, हम दरभंगा शहर के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और अब सुबह से जो लाइन थी वो धीरे धीरे कतार कम है। 2-4 लोग हर बूथ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और
इक्के दुक्के की तादाद में लोग आ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरा यहां दिखाई दे रहा है। सैनिटाइजर हो, हैंड ग्लव्स हो, मास्क हो, इसके साथ ही यहां पर वोटिंग दिखाई दे रही है। लेकिन दरभंगा मिथिलांचल का सबसे मुख्य शहर और यहां पर 5 सीटों पर आज चुनाव है। दरभंगा शहर संजय सरावगी बीजेपी का यह गढ़ कहा जाता है। इस बार आरजेडी ने यहां से अमरनाथ गामी को उतारा है, जो कि पहले उनका भी आरएसएस का बैकग्राउंड रहा है, जेडीयू के साथ लंबे समय तक रहे हैं और इस बार दरभंगा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन प्रिया पुष्पम जो है उन्होंने वोट किया है, यहीं की रहने वाली हैं, हालांकि 2 जगहों से लड़ रही हैं। इस बार वो बिस्फी से चुनाव लड़ रही हैं, जो कि मधुबनी में पड़ता है और तीसरे चरण में उनका भी वोटिंग उनका भी क्षेत्र है, वो 2 जगहों से चुनाव लड़ी हैं। इसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़ा नाम है इस इलाके से। चित्रा, आपको एक और बात याद होगी कि यहाँ का एक जाले सीट है जहां पर एएमयू और खासकर जिन्ना का जिन्न भी निकला था कुछ दिन पहले, जब ये पता चला कि जिस छात्र नेता ने जिन्ना की बात उठाई थी वो यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस इलाके में तमाम तरह के समीकरण, तमाम तरह के मुद्दे देखने को मिले हैं। लेकिन जैसा जिक्र रोहित कर रहे थे कि जो एक एजेंडा सेट है कि क्या ये जो चुनाव है ये बेरोजगारी और रोजगार के नाम पर होगा, बदलाव के नाम पर होगा, या फिर विकास की बात और जो पुरानी जंगल राज की बात है वो चीजें आएंगी। एक बात और हमने यहां देखा वो ये कि जो एक बोलता वोटर दिखता है और एक चुप वोटर दिखता है, तो क्या इसमें भी कहीं कोई खेल है? क्या बोलता वोटर इस वक्त तेजस्वी का है? क्या जो चुप वोटर है वो नीतीश का है? तो बहुत तरह के परमिटेशन, कॉम्बिनेशन इस वक्त इस पूरे चुनाव में दिख रहे हैं। 78 सीटों पर चुके ये चुनाव है जो बेहद अहम है। बहुत अहम जानकारी आपकी ओर से दी गई है। दरभंगा से कुमार अभिषेक हमें बता रहे थे दरभंगा पान माछ मखाना के लिए जाना जाता है और यकीनन ये तमाम वो मुद्दे जिनको ध्यान में रखते हुए वहां की जनता वोटिंग के लिए पहुंच रही होगी। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के बड़े नेता का नाम लिया। आपको बता दें कि इस बार उनको केवटी सीट से उतारा गया है। 7 बार वो विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार आरजेडी ने अलीनगर से उनके टिकट को काटकर उनको केवटी से मैदान में उतारा है। जब मैं उनके पास पहुंची थी इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने कहा था कि जब मेरा टिकट काटा गया तो मैं 3 बार रोया भी था। इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं? जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष जी, संजय जी और संगीत रागी जी, इन तीनों से ही इसका जवाब मैं लूंगी। और अब की बार किसका बिहार, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। लेकिन आपके इलाके में अगर हो रही है वोटिंग तो वोट डालने के लिए आप जरूर जाएं। देखते रहिए आज तक, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 15 जिलों की 78 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान लगातार जारी है और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है उम्मीद यही कि मतदान का ये प्रतिशत बढ़ता हुआ चला जाए, क्योंकि 7.5% से ज्यादा 9:30 बजे तक अब तक मतदान बिहार में हो चुका है तीसरे दौर के लिए। संजय जी, इस पर आपकी टिप्पणी, ये जो प्रतिशत 9:30 बजे तक का है ये क्या बताता है? 9:30 बजे तक का प्रतिशत तो कुछ संकेत नहीं देता, लेकिन ये जो 78 कंस्टिट्यूंसी है जहां आज वोट पड़ रहे हैं, ये वो इलाका है जहां हमेशा से मतदान प्रतिशत ज़्यादा रहा है। अगर आप 2015 के चुनाव देख लें, 2010 का चुनाव देख लें, ये इन सारे इलाकों में कम से कम स्टेट के एवरेज टर्नआउट से 4 से 5% ज़्यादा रहा है। पिछली बार इस इलाके में तकरीबन 61% मतदान हुए थे। हमें उम्मीद है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग आएंगे, निकलेंगे, घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान का प्रतिशत ऊपर जाएगा। बिल्कुल, और ये जो लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं दरअसल इस बात को पुख्ता भी करती हैं जो संजय जी कह रहे थे कि हमेशा से मतदान प्रतिशत यहाँ पर बिहार के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा रहा है और आज भी उसी तरह की तस्वीर बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आशुतोष जी और संजय रागी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, प्रोफेसर रागी से भी। लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, कहीं जाएगा मत, हम फौरन लौटते हैं। किसका होगा राज तिलक? नमस्कार, सुबह के 10:30 बज चुके हैं। आज तक पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बिहार में तीसरे और अंतिम दौर के लिए आज सुबह 7 बजे से ही मतदान लगातार जारी है। सुबह 9:30 बजे तक का आंकड़ा 7.5% रिकॉर्ड वोटिंग की ओर इशारा करता है और ये वो तमाम जिले हैं, 15 जिलों की जिन 78 सीटों पर सुबह से वोटिंग हो रही है, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर बिहार के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा मतदान होता है। उम्मीद यही कि अपने तमाम पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए तेजी से आगे बढ़े बिहार। लेकिन अब की बार किसका होगा बिहार, ये सबके जहन में बड़ा सवाल है। हम आपको जरा कंप्यूटर बाबा की मदद से जहां जहां पर इस वक्त मतदान चल रहा है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए, आज 78 सीटों पर आखिरी दौर का ये मतदान चल रहा है और यहाँ पर जो तस्वीर, ये बिहार का मैप है और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है। ये पूरा पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का इलाका आप देख पा रहे हैं। यहीं पर बिल्कुल सटा हुआ
नेपाल में वाल्मीकि आश्रम है जहां पर माना जाता था लव कुश का जन्म हुआ और वहीं पर रामायण की रचना भी महर्षि वाल्मीकि की ओर से की गई थी और सीता वहां पर पातालोक में भी गई थी। बिल्कुल यहां से वॉक करते हुए आप नेपाल जा सकते हैं, एक छोटी सी नदी को पार करते हुए। यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे नेपाल के हिस्से से, ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये पश्चिम बंगाल से सटता है। किशनगंज जहां पर मुस्लिम आबादी बिहार में सबसे ज्यादा है, 60% से ज्यादा वहां पर मुस्लिम आबादी है। और आपको बता दें कि किशनगंज और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ती मुस्लिम आबादी के मद्देनजर ही AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने 24 सीमांचल की सीटों में से 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जिनमें 11 मुसलमानों को टिकट दिया है। अब सवाल यह है कि ये जीतेंगे भी या फिर वोट कटवा की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यहां पर अगर AIMIM जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, यहां पर अगर वोट खींचने में कामयाब होता है तो जाहिर तौर पर सीधे सीधे जो महागठबंधन है उसको नुकसान होगा। यही कारण रही कि एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार AIMIM के मुखिया पर निशाना साधते हुए बीजेपी की बी टीम उसको कहते रहे हैं। यहीं से बिल्कुल बांग्लादेश भी पास में है। आपको बता दें कि आज सीमांचल की 24 सीटों के अलावा यादव बहुल, चाहे सुपौल की बात करें, सहरसा की बात करें, यहाँ पर जो मधेपुरा जहां से खुद पप्पू यादव मैदान में है, यहाँ पर यादव बहुल ये पूरा का पूरा बेल्ट, पूरा का पूरा इलाका और लालू प्रसाद यादव MY समीकरण के मद्देनजर यहां पर लगातार एक बड़ी जीत लड़ते रहे, जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार क्या होगा ये अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। जबकि मिथिलांचल जो ब्राह्मणों की बहुलता वाला पूरा इलाका है, बीजेपी वहां पर अच्छा करती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर क्या होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हुए अब जरा हम महारथियों की अगर बात कर लें कि कौन कौन से वो दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हैं, उनका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। और यकीनन कौन कौन से महारथी जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, सभी वो बड़े चेहरे। मैं चाहूंगी कि महारथी यहां पर आ जाए, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। तीसरे दौर के महारथियों पर हम नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें एक तरफ जहां पप्पू यादव चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया भी हैं, VIP के मुखिया भी चुनावी मैदान में हैं। मैं कोशिश करूंगी कि यहां पर जल्दी से वो आंकड़ा आ जाए। कुछ तकनीकी दिक्कत हमेशा की तरह होती रहती है कभी कभी, इसी वजह से वो चेहरे बस कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे। लेकिन आशुतोष जी अब सीधे आपका रुख करते हुए, बड़े गौर से सुबह से आप अखबार भी पढ़ रहे हैं और लगातार बिहार के चुनावों के मद्देनजर तमाम लोगों से आपने राय भी जानी, लिखा भी है बहुत कुछ अपने वेबसाइट पर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुद्दे और जातिवाद इस बार क्या हावी होता हुआ बिहार के इस विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि जो वोटर वोट डालने जा रहे हैं वो तो बात कर रहे हैं मुद्दों की, लेकिन जातिवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार की राजनीति का। देखिए, ये कहना तो लगभग असंभव सी बात होगी कि बिहार के अंदर पोलिंग होगा या हिंदुस्तान में कहीं भी पोलिंग होगा और जाति के आधार पर वोट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि बिहार के इस चुनाव में पहली बार एक बेरोजगारी और नौकरी ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा हुआ है। तो ये दर्शाता है कि बिहार के अंदर दो चीजें हो रही। एक, जो पिछले 15 साल का शासन था उसमें उनको एक तरीके से उकताहट सी हो रही है या उनको लग रहा है उनके साथ वो न्याय नहीं हो रहा। जो लोग ये समझते थे कि बिजली सड़क पानी दे देने मात्र से विकास हो जाता है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि बिजली सड़क पानी तो बहुत ही बुनियादी चीजें हैं, उनके ऊपर भी जिंदगी होती है, लोगों को उनसे ऊपर भी आकांक्षाएं और उम्मीदें होती। तो मुझे लगता है कि जब आज के ज़माने में जब बिहार के लोग जब वो बॉम्बे जाके देखते हैं या फिर दुनिया के दूसरे नक्शों पर देखते हैं, देखते हैं कैसे उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, उनके पास बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, उनके पास बड़े घर हो रहे हैं, उनके पास फ्लैट्स हो रहे हैं, उनके पास तमाम सुविधाएं हो रही हैं और हमारे पास नहीं है। हाँ। तो जाहिर सी बात तो अपनी तुलना करते हैं और उनको लगता है कि नहीं, ये हमारे पास होनी चाहिए, पिछले 15 सालों में नहीं हुआ। तो किसी ऐसे लोगों को की तरफ भी देख सकते हैं जो उनको ये देने का वायदा कर रहा हो या करने की हिम्मत रखता हो। प्रोफेसर रागी, आज क्या देख रहे हैं, किसके लिए संगीत की धुन बिहार में ज्यादा सुरमई होने वाली है? देखिए, पहली बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 15 साल के अंदर बिहार ने बहुत प्रगति किया है। बिजली, सड़क, पानी, जिन्होंने 80 के दशक को बिहार को नहीं देखा है वो बेशक ये कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने 80 के दशक और 90 के दशक के बिहार को देखा है उनको ये मानना पड़ेगा कि बिहार में स्कूल, शिक्षा व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी में अद्भुत प्रगति की है। आप देखेंगे क्या जो आशुतोष जी कह रहे हैं, देखिए हुआ क्या है कि बिहार के अंदर यदि आप गांव में जाएं तो उनके आप तय कीजिए कि उनके घरों में बिजली है, पक्के के मकान है, पहले मिट्टी के मकान, फूस के मकान हुआ करते थे और वो सारी चीजें, स्थितियां बदल गई है पिछले 15 सालों के अंतर्गत। अब हुआ क्या है, जिस चीज की ओर वो इशारा कर रहे हैं हुआ इसलिए है, ऐसा ये क्यों परिवर्तन हुआ, क्योंकि बिहार जो है आप देखेंगे कि वो लेबर सप्लायर हो गया।
पहले से, और ये पहले से होते आ रहा है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो आप देखेंगे महाराष्ट्र के तरफ हुआ, सदर्न स्टेट्स में हुआ। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके जितने जो हिस्से थे वे लेबर सप्लायर के तौर पर इमर्ज कर गए थे। और बिहार के अंदर जो है वो प्रगति जो है वो पिछले दशकों में हम ये मानते हैं कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन ये मत भूलिए कि जब यदि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आपने पहले विकास किया होगा, तब तो आपकी बातों पर कोई मानेगा। लेकिन आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा नहीं रहा है। लेकिन जब आपको 15 सालों के हिसाब को देने का वक्त आया तो आप बीते 15 सालों में 15 साल के पहले 15 साल क्या हुआ उसको गिनाएंगे तो जनता तो सवाल पूछेगी ना प्रोफेसर रागी। अब तो खैर मतदान का दिन है, दोनों ही पक्षों की ओर से बढ़-चढ़ कर दावे किए जा रहे हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ, जरा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई और यकीनन इन्हीं तमाम बातों को रखते हुए सामने नीतीश कुमार बार बार सुशासन का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें तेजस्वी यादव की ओर से ये जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है, क्या वो ट्रम्प कार्ड साबित हुआ या फिर नीतीश कुमार बाजी मार ले जाएंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन एक बार फिर से सहरसा का रुख कर लेते हैं। रोहित वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, 4 सीटों पर लगातार पोलिंग जारी है इस वक्त। जरा पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाइए और अलग अलग हिस्सों में आप होकर आए हैं बिहार के। क्या पहले और दूसरे चरण में जिस तरह की वोटिंग हुई थी, तीसरे चरण की वोटिंग क्या एक अच्छा संकेत कर रही है रोहित? जी देखिए चित्रा, पहले और दूसरे चरण की जो वोटिंग हुई थी और अगर आंकड़े देखें 9-10 बजे तक का तो सुस्त रफ्तार थी। लेकिन तीसरे चरण में हम देख रहे हैं कि लोग जो है थोड़ा एग्रेसिवली वोट करने आ रहे हैं, चाहे वो शहरी इलाके में हो या फिर ग्रामीण इलाके में। लोग लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम जब वोटिंग खत्म होगी तो पहले और दूसरे चरण के मुकाबले तीसरे चरण में जो है वो वोटिंग परसेंटेज जो है वो ज्यादा हो सकता है। और फिलहाल तस्वीर हम आपको एक मतदान केंद्र के दिखा रहे हैं। ये आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं लोगों के आने के लिए जो आ सकते हैं। यहाँ पे एनसीसी के बच्चे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ में सैनिटाइजर्स लेके ग्लव्स पहन के हैं। जो भी वोटर आ रहा है उनको ग्लव्स दिया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है। तो बेहद दिलचस्प तरीके से जो है यहाँ पर एक फीलिंग जो हो, एक उत्सव का फीलिंग आए लोगों के बीच में, वोटर्स के बीच में, उस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन जहां तक मुद्दों की आप बात कर रही थी तो पहले चरण में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो नीतीश कुमार के काम की बात कर रहे थे, सुशासन की बात कर रहे थे। लेकिन दूसरे चरण के बाद से उन्होंने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया और जंगल राज पे आ गए और बार बार तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पर हमलावर रहे। तो जाहिर सी बात है ये सब मुद्दे रहे हैं कि एनडीए की तरफ से कि लोगों को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है उनका एकमात्र एजेंडा रहा बेरोजगारी के इर्द गिर्द ही उनका पूरा जो कैंपेन जो है उसको रचा गया था और अपने वो एजेंडे से डिगे नहीं। अब ऐसे में देखना यह है कि आज जब तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, खासकर सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में, और सीमांचल वो जो मुस्लिम बहुल इलाका है, तो क्या तेजस्वी यादव का जो एजेंडा है वो लोग जो है स्वीकार करते हैं या फिर एनडीए ने जो एक बात कही है जंगल राज की, पुराने शासनकाल की, उसको लोग ध्यान में रख के वोट करेंगे। ये अब 10 नवंबर को ही पता चलेगा। चित्रा, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जंगल राज की युवराज कहकर तेजस्वी यादव पर तंज कसा गया, जंगल राज की याद दिलाई गई। नीतीश कुमार भी यही बातें लगातार दोहराते हुए नजर आए। लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा, हम जाएंगे अपने संवाददाताओं के पास। हमारे साथ कुमार अभिषेक भी दरभंगा से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले सहरसा की एक और महत्वपूर्ण सीट वीआईपी जो कि एनडीए के साथ है, वो चुनाव लड़ रही है और उसके मुकेश सहनी, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सिमरी बख्तियारपुर से सहरसा की इस सीट से वो चुनावी मैदान में है। 2018 में उन्होंने अपनी ये पार्टी बनाई थी और सेट डिजाइनर बॉलीवुड के थे। 2015 में बीजेपी को मदद की थी सेट डिजाइन करके, लेकिन इस बार खुद उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर की ओर से आज के इस चुनावी मुकाबले को लेकर, आज जो मतदान चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहा गया है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। अक्सर जिस तरीके से हमने वोटिंग देखी है पहले 2 फेज में कम वोटिंग हुई, इस बार उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग ज्यादा होगी। डेवलपमेंट और जॉब्स का मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बिहार जात पात से ऊपर उठ के वोट देगा। देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं। इस बार बिहार का एजेंडा बदला हुआ है। कोशिश ज़रूर हुई थी कि धार्मिक और ध्रुवीकरण और इस तरह से भावनात्मक नारे दिए गए, लेकिन बिहार के लोग, जो बिहार की वस्तु स्थिति है
उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और हमको लगता है कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा जी, और इसको लेकर खास तौर पर युवा पीढ़ी के अंदर जी एक बहुत उत्साह है। तारिक अनवर साहब गिना रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए जनता वोटिंग करेगी। लेकिन यहाँ पर संगीत रागी हंसते हुए आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है मैं जानूंगी, लेकिन उसके पहले दरभंगा एक बार जल्दी से चलते हैं। कुमार अभिषेक वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी तक की स्थिति जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं वहां की क्या बयां करती है? चित्रा, हम पुअर होम जो कि दरभंगा शहर का है, दरभंगा महाराज का डोनेट किया हुआ है, कभी अनाथालय हुआ करता था, नेत्रालय है गरीबों के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही, कोई भीड़ नहीं दिखाई दे रही। 2-4 लोग जरूर वोट करते हुए दिख रहे हैं, इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल जैसा कि हम लोग सुबह से कह रहे हैं वो सब पालन करते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर दरभंगा और मिथिला इस समय कहीं ना कहीं इसकी चर्चा बेहद अहम है। इस चुनाव में बड़े बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कई लोग इस वक्त हमारे साथ भी हैं, अपने पोते को दिखाने लाए थे। आप इनको लेकर क्या दिखाया, क्या आपने क्या बताया आपने? कहा जी यहाँ वोट पोल हो रहा है, ये कहता हम नहीं गिराएंगे, 18 इयर्स के बाद तुमको मिलेगा। तो आपने दिखाया इनको घुमा करके? हाँ, घुमा दिए, बाहर से हमने दिखाया। ये बताइए कि इस बार की चर्चा बड़ी तेज है, क्या है इस बार का किस मुद्दे पे इस बार बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है? और जैसे परंपरागत वोट पड़ते थे वही है या कुछ बदलाव है? थोड़ा सा बदलाव हो गया है। अच्छा, ये बदलाव हुआ है। अभी जो युवा वर्ग हैं, जो पहले मतदाता हैं, पहली बार जिनको मिला है, उनमें एक ललक है और वो चाहते हैं जो कुछ बदलाव हो। तो कुछ इस तरह की चीजें भी सुनने को मिल रही हैं चित्रा। लेकिन दरभंगा, मिथिला, इसमें कई और मुद्दे, कई और फैक्टर इस बार काम भी कर रहे हैं। पिछले बार नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर के चुनाव लड़े थे और तब भी ये बीजेपी ने ये सीट जीती थी। इस बार दरभंगा की सीट पर बीजेपी और जदयू साथ साथ है। ऐसे ही कई ऐसी सीटें हैं जो बेहद ही अहम हैं इस बार चुनाव में। लेकिन सबकी ललक, सबकी बात जब हम कर रहे हैं तो यही निकल करके आ रहा है कि क्या इस बार जो एजेंडे, जिस एजेंडे पर तेजस्वी यादव ने चुनाव को लाया है, क्या उसी मुद्दे पर चुनाव चल रहा है या फिर लोग परंपरागत तरीके से वोट कर रहे हैं? ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी कुमार अभिषेक आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। जिस दरभंगा सीट पर कुमार की मौजूदगी है, बीजेपी लगातार 4 बार से यहां पर चुनाव जीत रही है। 1985 के बाद वहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला। हालांकि गठबंधन की राजनीति का भी एक बड़ा दौर रहा है बिहार में। इस बार भी गठबंधन में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, सभी के ज़हन में यही सवाल बना हुआ है। स्टूडियो में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है, कहीं जाएगा मत, हम फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए किसका होगा राज तिलक। लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक। आखिरी दौर का बिहार में लगातार मतदान जारी है, बढ़ चढ़कर मतदाता हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन संगीत रागी जी, तारिक अनवर की बातों पर आप मुस्कुरा रहे थे। अब वो लाइनों के साथ में शुरुआत करूं कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो या फिर मुस्कुराहट के पीछे कोई और वजह है? मैं चित्रा जी इसलिए ऐसा कह रहा था कि जिन लोगों ने बिहार में बेरोजगारी दी, जिन्होंने क्रिएट किया, बिहार के अंदर पहले 26 इंडस्ट्रियल एरियाज हुआ करते थे। समूचा लालू राज के बाद भी वो सारे इंडस्ट्रियल एरियाज खत्म हो गया। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, गया इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, बक्सर था, आरा था, ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया क्रिएट हुए थे 80 के दशक में। लेकिन लालू राज के बाद एकाएक वो खत्म हो गए। तो जिन लोगों ने बिहार में बेरोजगारी पैदा की वो आज, और उसी समय वो समय था, एक मिनट बस 10 सेकंड सालों में क्या किया वो गिनवाएंगे? दूसरी बात ये तो बताइए क्या है आपने? दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता कि शिक्षा और चुनाव में सहभागिता के बीच मुझे लगता है कि बड़ा एक विपरीत संबंध है। आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज के अंदर शिक्षा बहुत कम है, लेकिन उनकी सहभागिता जो वोटिंग में है वो यदि आप देखेंगे तो 80%, 90%, 70% से तो हर जगह। यही कारण है कि आप मुस्लिम बाहुल्य कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां भी आप जाएंगे वहां का जो एवरेज पोलिंग है वो ज्यादा हो। हमें अभी
बड़ा हैरानी हो रही थी कि किशनगंज में अभी वो लाइन दिख नहीं रहा है। नहीं तो सामान्यतः यही देखा जाता था कि कतारें लंबी लंबी है। वैसे भी बिहार के अंदर ये देखा गया है। ये एक नई ही लाइन आपने खींच दी है कि जहां पर शिक्षा ज्यादा है वहां के लोग कम वोटिंग करते हैं और जहां पर शिक्षा कम है वहां के लोग ज्यादा वोटिंग करते हैं। अब ये बात तो समझ में नहीं, इस पर मैं जवाब लूंगी। आशुतोष भी बने हुए हैं, संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन संगीत रागी आकर कहना क्या चाह रहे थे? शिक्षा और ये चुनाव में ज्यादा प्रतिशत, इसको अलग अलग क्यों आंक रहे हैं? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज बिहार चुनाव को लेकर आज तक पर लगातार जारी है, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।